गुड मॉर्निंग। हाँ, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे थे, वो तो बहुत आसान सी बात थी। उसमें हमारी बात जितनी हुई है उसमें यही नतीजा निकल के आया है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या क्या कर रहे थे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में कि जब आप सोल्यूशन साइड पर और सॉल्वेंट को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं तो क्या होता है। जब हम उन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो जो सॉल्वेंट होगा वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, यानी सॉल्वेंट जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है वहां से फ्लो करेगा लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट की साइड। या अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो सॉल्वेंट का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ होता है, और वो जो एक्स्ट्रा हाइट निकल के आती है उस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, उस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से ऑस्मोसिस रुक जाती है, और वही एक्स्ट्रा हाइट का जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। दूसरा तरीका क्या निकाला था कि आप सोल्यूशन साइड पर पहले से ही इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा लीजिए कि ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो, उसको भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते थे। और कहीं आपने इससे ज्यादा प्रेशर लगा लिया तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती थी। सब लोग को ये वाली बात याद आ रही है? यानी कि हम लोग की जो लास्ट क्लास में बात हुई है वो बहुत आसान सी बात थी, जिसमें आपने एक बर्तन ये लिया था और इस बर्तन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया था, और आपने कहा था कि ये हमारा एसपीएम हो गया और ये आपने एक सोल्यूशन भर दिया, एक तरफ आपने सॉल्वेंट भर दिया। तो दो बातें निकल के आई थी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कि जो हमारा सोल्यूशन साइड है, ये मान लीजिए हमारा सोल्यूशन साइड, और ये मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट साइड। तो कल दो बातें निकल के आई थी कि जो सोल्यूशन है वो जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसका मेजर जो फ्लो होगा वो इधर से इधर का रेट ज्यादा होगा और इधर से इधर का रेट कम होगा। तो होगा क्या कि इस तरफ जो है कंसेंट, इधर जो सॉल्वेंट है जब इधर जाएगा तो इधर लेवल इंक्रीज करने लगेगा, और जब लेवल इंक्रीज करने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से दोनों साइड के सॉल्वेंट का फ्लो अब बराबर हो जाएगा और ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट आ रही है, ये जितनी भी हाइट यहां निकल के आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा हाइट है, इस एक्स्ट्रा हाइट का जो भी प्रेशर होगा जिसको आप जानते हैं रो एच जी से कैलकुलेट किया जा सकता है, यही प्रेशर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो एक डेफिनेशन तो इस तरह से भी निकाली जा सकती है कि जो भी एक्स्ट्रा हाइट सोल्यूशन फेज में, जो भी एक्स्ट्रा हाइट आ रही है जो ऑस्मोसिस को रोक रही है, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं? दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि आप पहले ही सोल्यूशन साइड पर इतना प्रेशर लगा दीजिए कि ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो, उसको भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। यानी अल्टीमेटली अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद करके जाऊं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक सीधा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, R अपना आदमी है, T अपना आदमी। आप किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह भी मेरी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। सब लोग समझ रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बताया गया था कि जब आप सोल्यूशन साइड पर कुछ ज्यादा प्रेशर लगा लेंगे, अगर आप सोल्यूशन साइड में और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो रिएक्शन उल्टी शुरू हो जाएगी, और जब रिएक्शन उल्टी शुरू हो जाएगी तो ऐसे में इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दे दिया जाए। सब लोग समझ रहे हैं? ठीक। अच्छा, अब बात खत्म हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पाई इज इक्वल टू CRT का इस्तेमाल कर लेंगे, खेल खत्म। लेकिन अब आते हैं एक जो इंपॉर्टेंट पोर्शन इस टॉपिक का बचता है, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, और वो कहां से निकल के आती हैं, ये एबनॉर्मल वर्ड कहां से आ गया। एबनॉर्मल वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सल्यूट के जितने भी मोल आपने सॉल्वेंट में डाले हैं उतने ही मोल आपको मोलालिटी प्रोवाइड कर देते हैं या कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि एक्चुअली सल्यूट के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सल्यूट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट करने लगते हैं या एसोसिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितनी मोलालिटी या मोलारिटी आप समझते हैं उस सॉल्यूशन की होनी चाहिए, उतनी मोलालिटी या मोलारिटी नजर नहीं आती आपको।
समझिए इस बात को, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, और यहां पर एक नया टर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब हम यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वो फैक्टर है जो एबनॉर्मेलिटी को लिंक करता है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल वैल्यूज को आपस में लिंक करता है। जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि नमक के सोल्यूशन की आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालिए, तो आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम से निकाल लेंगे। जो मोलालिटी आप रखेंगे वो कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। वो मोल्स ऑफ सॉल्ट जो आप रख रहे हैं वो मोल्स रख रहे हैं जो आपने डाले, लेकिन आपको नहीं पता कि वो नमक पानी में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाता है और सल्यूट के मोल्स बढ़ जाते हैं, और जो नया ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो उस बढ़े हुए मोल्स की वजह से निकल के आता है, उस नई मोलालिटी की वजह से निकल के आता है, और आप पुरानी मोलालिटी से अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं जो पक्का गलत निकल के आता है। यानी अब मैं बात कर रहा हूं ये वेंट ऑफ फैक्टर की, जो उस जगह पर अप्लाई होगा जो हमारे सल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो डिसोसिएट कर सकते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए मैं इन केस डिसोसिएशन का केस लेता हूं। अगर मैं डिसोसिएशन का केस लूंगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन का केस लेते हैं कि एक आदमी है मेरे पास और वो डिसोसिएट कर रहा है एन लोगों में, जनरल केस बना रहा है, ठीक। अब ये सल्यूट है, वो एन लोगों में टूट जाता है जब वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो सल्यूट के सी मोल ले लिए, बस मैंने कहा भाई सल्यूट का सी मोल ले लेते हैं, सल्यूट का सी मोल ले लिया आपने, और इसके 0 होंगे। जब ये पानी में या सॉल्वेंट में गया तो पता चला ये अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से डिसोसिएट कर गया। ये सल्यूट के अंदर इसका सीन ये है, ये बने Na और इतने बने आपके An जो बच गए C1 माइनस अल्फा NC अल्फा। इसमें अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ An, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए टोटल जो मोल्स होंगे, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन, जब आप इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे या इस आदमी को डिसॉल्व करेंगे तो टोटल मोल्स कितने आएंगे? टोटल मोल्स आएंगे C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, ये टोटल मोल्स। यानी आपके हिसाब से आपने सल्यूट के कितने मोल डाले? C। पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद उसके हो कितने गए? इतने। अब आप खुद सोचिए, आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो तो यहां C से निकालेंगे, और जो एक्चुअल आंसर आएगा वो यहां से आएगा, तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। यही अब नॉर्मैलिटी आपको नजर आती है जब सल्यूट्स डिसोसिएट या एसोसिएट करने लगते हैं। तो अब मैंने अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की। सबसे पहले मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोई भी एक थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, डेल्टा टीबी निकालते हैं थ्योरेटिकल। बताइए कैसे निकलेगा? जितने भी आपने केबी ले रखा है वो तो फिक्स होगा, और जो मोलालिटी होगी वो कहां से निकल के आएगी? कितने मोल डाले थे आपने सल्यूट के? सर मैंने सल्यूट के C मोल डाले थे। चलिए ठीक है, तो C मोल से मोलालिटी आ जाएगी C बाई W। वेट ऑफ वाटर इज W। ये मेरा आंसर आना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल क्या आएगा? एक्चुअल तो सल्यूट जो है वो C थोड़ी ना है, एक्चुअल तो सल्यूट पानी में जाने के बाद टूटने के बाद इतना हो गया। तो जो एक्चुअल आंसर निकल के आना चाहिए, यानी जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आनी चाहिए, वो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए KB इंटू C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय W। ये एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए। यानी ये वैल्यू तो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए, जो ये सोच के निकाली गई है कि C मोल सल्यूट के हैं और W किलो पानी है, बात खत्म। लेकिन एक्चुअली वो C मोल सल्यूट के पानी में जाने के बाद अगर डिसोसिएट कर गए तो सल्यूट के मोल इतने होंगे, और ये मोल ही आपको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मोलालिटी की, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, डेल्टा टीबी एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, तो यही मेरा वेंट ऑफ फैक्टर होता है। इसी को वेंट ऑफ फैक्टर कहा जाता है। दिस वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, और ये दिखाई दे रहा है दिस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है जो हमारा ये एबनॉर्मैलिटी को मेजर करने का तरीका है, जिसको आप वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद कर लेना चाहिए। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर।
यानी वैन टॉप फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का एक तरीका है जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। यानी अब आपका डेल्टा टीबी का सही फॉर्मूला क्या बनेगा, वो केबीएम नहीं बनेगा, अब बनेगा आई केबीएम, क्योंकि केबीएम इज थ्योरेटिकल और आई को जोड़ दोगे तो उसमें वैन टॉप फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा जो एक्चुअल वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा उस सल्यूट की पानी में जाने के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन को कंसीडर करके। अच्छा, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ऑस्मोसिस की कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, तो मैं जरा सा भी इसको खत्म करके वो ऑस्मोसिस वाली बात एक बार ले आता हूं, दोबारा से भी ले आता हूं। ठीक, तो सब लोग इसको पहले समझने की कोशिश करो ये कर क्या रहे हैं। यानी आप ये समझिए इस बात को कि अब तक तुम क्या करते थे कि सल्यूट के मोल दे दिए, पानी का वेट दे दिया, आपने मोलालिटी निकाली और डेल्टा टी भी निकाल लिया या डेल्टा टीएफ कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली। बाद में अब पता ये चल रहा है कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं वो सब गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि वो हो कुछ और रहा है, आप कुछ और देख रहे हैं। सल्यूट आपके हिसाब से 2 मोल है, जबकि पानी में जाने के बाद वो 2 का 4 हो गया, वो 2 का 10 हो गया, वो 2 का 3 हो गया, वो टूट गया। तो ऐसे में जो मोलालिटी आएगी वो तो टूटे हुए आदमी से निकाली जाएगी ना। सल्यूट के मोल्स पानी में कितने हैं वही तो मोलालिटी डिसाइड करेगा। आपने 2 डाले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आप कैलकुलेट करते थे थ्योरेटिकली कॉपी पर, वो 2 से कैलकुलेट करते थे। पानी में जाने के बाद सल्यूट के मोल अगर बट गए या कम हो गए तो आपका सही आंसर तो उनसे निकल के आता है जिसको ऑब्जर्व कहते हैं। यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप निकालना चाहते हैं या एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वैन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सब लोग ये बात समझ पाए? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यानी ये जो वैन टॉप फैक्टर है, इस वैन टॉप फैक्टर में इतनी सी एक बात ध्यान रखनी है कि यानी अगर आप डिसोसिएशन कर रहे हैं तो डिसोसिएशन के केस में आई की जो वैल्यू है 1 + n-1 इंटू अल्फा से निकाली जाती, जिसमें n है कि जितने लोगों में वो टूट रहा है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी डिसोसिएशन की डिग्री कितनी। यानी जब भी कभी डिसोसिएशन का केस बनेगा आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी निकल के आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए वो कहता है कि मेरे पास इफ दी अब आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AX3, ऐसे कोई भी आदमी ले लेते हैं, AX3 इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is 60%, then find out actual boiling point elevation. Actual boiling point elevation. एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना। यानी ये जो हमें वैल्यू दे रखी है थ्योरेटिकल, यानी हमें समझ में आता है जो हमें करना है वो क्या करना है, डेल्टा टीबी एक्चुअल यानी ऑब्जर्व्ड, इसको ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हैं, तीनों बातें एक ही। तो डेल्टा टीबी एक्चुअल, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, वो वैन टॉप फैक्टर के बराबर होता। ठीक है। अच्छा, वैन टॉप फैक्टर अगर हमें पता चल जाए, थ्योरेटिकल वैल्यू तो सवाल में दे रखी है हमें 2 डिग्री, अगर मुझे थ्योरेटिकल पता है तो उसको आई से मल्टीप्लाई करके आपको ऑब्जर्व मिल जाएगा, वही आपको निकालना है। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आपने AX3 ले रखा है, ये AX3 टूट रहा है, क्लियर है। तो AX3 जब टूटेगा तो वो कितने लोगों में टूटेगा, सर साफ समझ में आ रहा है, एक A बनेगा और 3 X बनेंगे, यानी AX3 जो है वो 4 लोगों में टूट रहा है, एक A बनेगा और 3 X बनेंगे। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो N की वैल्यू है वो 4,
यानी AX3 4 लोगों में टूटेगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 होगी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है 60%, तो I की वैल्यू कितनी होगी हमने याद कर रखा है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन I इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I हो गया 1 प्लस n की जगह 4 माइनस 1, और अल्फा 60% के हिसाब से 0.6 हो गया। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.8, यानी आई की वैल्यू जो है वो 2.8 आ रही। अब आई 2.8 आ गया, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको 2 डिग्री दे रखी है, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, खत्म हो गया। यानी ये वैल्यू आ गई आपकी, एक्चुअल वैल्यू जो आएगी डेल्टा टीबी, एक्चुअल जो आएगा वो आएगा आई इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2.8 और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.6 डिग्री, खत्म। यानी आंसर मेरा 5.6 डिग्री निकला है। ये वाली बात सबको, यानी मैं अब तुम सोचो भाई हमने तो थ्योरेटिकल आंसर दे रखा है ना, तो और क्या निकालना है, ये थ्योरेटिकल है, वो ये सोच के निकाला गया है कि AX3 को आप पानी में डालते हैं और वो उतना ही पानी में पड़ा रहता है, जबकि एक्चुअली AX3 पानी में जाने के बाद उस अपना वैन टॉप फैक्टर कितना शो करता है 2.8। यानी आपके हिसाब से AX3 का 1 मोल डाला, जबकि एक्चुअली AX3 के फाइनली 2.8 मोल सल्यूट के आपको पानी के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट करता है। और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको सवाल में दे रखी है, तो आप अल्फा की वैल्यू और एन की वैल्यू, अब इसमें जो मेन बात है क्या याद करना है, एन कैसे निकलता है और अल्फा कैसे निकलता है। तो एन का मतलब है कितने लोगों में वो टूट रहा है, और अल्फा वो आपको सवाल में दे देगा। तो एन और अल्फा को इस इक्वेशन में पुट करके डिसोसिएशन के केस में आप वैन टॉप फैक्टर याद कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे याद कर रखा है। डिसोसिएशन के केस में वैन टॉप फैक्टर ये होता है, जिसमें एन का मतलब होता है कितने लोगों में टूटा, कितने लोगों में टूटा, और अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, खत्म। अलग अलग केसेस में आई की वैल्यू निकालते रहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, ऑब्जर्व वैल्यू आपको मिलती रहेगी। अब विशाल एन की वैल्यू 4 ऐसे आ रही ना कि AX3 जब टूटेगा तो एक A बनेगा और 3X बनेंगे, बात समझ लो कि नहीं, एक X बनेगा, A बनेगा और 3X बनेंगे। यानी ये आदमी कितने लोगों में टूट रहा है, ये आदमी 4 लोगों में ब्रेक कर रहा है, टोटल मिला के 4 लोग बनेंगे। इसका एक समझ लो, इसका एक कितने आदमी बनाएगा, 1 + 3 यानी 4, यानी एक आदमी 4 लोगों में टूट रहा है, यानी एन की वैल्यू तो 4 हो गई, और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, वो अल्फा है। तो पुट करके आई निकालो, आई को यूज करके ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो। नहीं, हमेशा AX3 नहीं देगा, गजब लल्लू आदमी हो, अबे कुछ भी देगा उसको देख कर तो पता चलेगा ना। अरे जो वो देगा उसको देखकर हमें आइडिया लग जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी है, कोई भी, और वो नहीं तो एन की वैल्यू खुद भी बता सकता है। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया भाई ऐसा है, अमोनियम सल्फेट है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% है, तो अब आप खुद अकल लगाइए, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी 2 अमोनियम 1 सल्फेट, एन की वैल्यू 3 हो गई, और अल्फा उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो आप मस्त यूज करके काम करा लें। यानी जितने लोगों को ब्रेक करेगा कैटायंस और एनायंस, वो हमें दिखाई देते हैं, उन कैटायंस एनायंस को यूज करके आप अपना ये काम चला सकते हैं। वैन टॉप फैक्टर हर जगह लगाना पड़ेगा आपको, आप हर जगह अप्लाई करेंगे जहां जहां सल्यूट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या तो पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद वो सल्यूट टूटता है या जुड़ता है, और ऐसी जगहों पर आपको अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर एबनॉर्मैलिटीज दिखाई देती हैं, और वो एबनॉर्मैलिटी वैन टॉप फैक्टर को थ्योरेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। समझ में आया ना। जिस और एग्जांपल लेते हैं, इसी में जरा एसोसिएशन का केस और जोड़ देते हैं, एक बार एसोसिएशन का केस और जोड़ देते हैं। एसोसिएशन, क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये भी तो पॉसिबल है कि आपने सल्यूट को लिया 4 मोल, पानी में डाला, आपने कहा वाह सल्यूट 4 है, पानी का वेट दे रखा है, मोलालिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पता चला 4 मोल पानी में गए और वो 4 के बन गए 3, वो 4 के बन गए 2, वो 4 के बन गए 1। हमने कहा ये क्या चक्कर है। अब ये तो तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें तो ये पता 4 डाले, तुमने आंसर 4 से निकाला, अंदर जाने के बाद सल्यूट के 4 की जगह 1 हो गए, अब आंसर 1 की वजह से आएगा ऑब्जर्व्ड, और तुम निकाल रहे हो 4 की वजह से थ्योरेटिकल, तो आंसर तो गलत होगा। तो इनको फिर वैन टॉप फैक्टर लिंक करेगा। अब वैन टॉप फैक्टर कैसे लिंक करेगा, इस बार फिर से वही होगा, 4 लोग अगर जुड़ रहे हैं, यानी NA आदमी AN में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट उल्टा हो गया,
यानी एन लोग अगर जुड़कर ए एन में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज द केस ऑफ एसोसिएशन। तो फिर वही वाली बात है, इसके सी होंगे, इसके जीरो होंगे, इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मान लो बीटा मान लें, तो ये हो जाएगा सी बीटा बाय एन। ये हमारे मोल्स आ गए। यानी आप टोटल इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स कितने होंगे डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद? टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सी वन माइनस बीटा प्लस सी बीटा बाय एन। अब आप इसमें से सी कॉमन ले लीजिए और अंदर बचेगा वन माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस वन बाई एन। ये मेरा इस बार टोटल मोल्स हो जाएंगे। अब आप फिर से आई की वैल्यू निकालिए। आई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव, ये होता है आई। कोई भी एक ऑब्जर्व वैल्यू ले लीजिए आप, चाहे इस बार ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आएगा? टीएफ ऑब्जर्व कितना आएगा? केएफ इंटू सी बाई डब्ल्यू। और अरे केएफ इंटू सी ऑब्जर्व वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा वन माइनस बीटा वन माइनस वन बाई एन। और जो थ्योरेटिकल आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा एफ थ्योरेटिकल, वो कितना आएगा? वो आएगा के एफ इंटू सी बाई डब्ल्यू। तो अगर मैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव को थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूं तो वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ये के एफ वी एफ सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको सीधे इस बार आई की वैल्यू मिल जाएगी सी टाइम्स, सॉरी सी तो कैंसिल हो जाएगा, और सीधे सीधे आपको वैल्यू मिल जाएगी वन प्लस वन माइनस बीटा वन माइनस वन बाय एन। ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। सब लोग को ये वाली बात याद करनी है कि एसोसिएशन के केस में ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वेयर व्हाट इज एन? एन क्या है? जितने लोगों में जुड़ रहा है, जितने लोगों में जुड़ रहा है। पहले क्या था? जितने लोगों में टूट रहा है, जितने लोगों में जुड़ रहा है। और बीटा क्या है? बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये एग्जांपल बिल्कुल आसान। जितने लोगों में जुड़ रहा है वो आपको दिखाई देगा। वो क्या बोलेगा कि ए आदमी डाइमर बनाता है, ए आदमी ट्राइमर बनाता है, ए आदमी टेट्रामर बनाता है। तो आपको समझ में आ गया, अगर डाइमर बताता है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ट्राइमर बनाता है तो एन की वैल्यू 3 हो गई, टेट्रामर बनाता है तो एन की वैल्यू 4 हो गई। यानी इन केस ऑफ डाइमर चाहो तो ये सब लिखना चाहो तो लिख लिया करो अपने आप। यानी अगर डाइमर बन रहा है यानी दो लोग जुड़ रहे हैं तो एन की वैल्यू 2, अगर ट्राइमर बन रहा है तो ट्राइमर में एन की वैल्यू 3, अगर टेट्रामर बन रहा है तो टेट्रामर में एन की वैल्यू 4, सो ऑन। यानी आपको सवाल में यह इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि वो डाइमर में कन्वर्ट हो रहा है कि ट्राइमर में या टेट्रामर में। अगर डाइमर बना रहा है तो एन की जगह 2 रख देना, और फिर वो बता देगा कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन 20% है तो बीटा की जगह 0.2 रख देना। आई निकल आएगा, आई आते ही अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई ठूस देना, आपको मस्त ऑब्जर्व वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म। और ये हमेशा 1 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नहीं शॉवेल, PCl5 के केस में कुछ नहीं होगा ना बेटा, ये तो अब कुछ करेगा ही नहीं। PCl5 कोई इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, PCl5 डिसोसिएट ही नहीं करेगा। जब PCl5 डिसोसिएट ही नहीं करेगा, भाई समझो बात को, कैटायंस और एनायंस में ब्रेक करोगे। ऐसे तो चीनी को जब डालोगे तो आई क्या होगा? चीनी क्या कैटायंस एनायन में टूटती है? नहीं। तो ऐसे में आई की वैल्यू 1 है। जब कोई ऐसा आदमी डाला जाए जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्ट है, जिसके अंदर कैटाइनिक और एनायनिक पार्ट है, जब वो पानी में डाला जाता है तो उस केस में वो ब्रेक कर जाता है और तब आप एन की वैल्यू की बात करते हैं। अदरवाइज आई चीनी के लिए, सुक्रोज के लिए, ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए, यूरिया के लिए, ये सब तो वो लोग हैं जो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होते, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड ही नहीं है। तो ऐसे लोग सिर्फ आई की वैल्यू 1 शो करते हैं, क्योंकि वो जितने होते हैं वो उतने ही रहते हैं, ना डिसोसिएट करते हैं ना एसोसिएट। अब कुमार थ्योरेटिकल में तो अरे के एफ ही होगा। अबे ये सब अपने आप कर लिया करो यार, ये के एफ।
समझो, सब लोग समझे। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल्टा टी एफ जो है वो थ्योरेटिकल, वो दे रखा है, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं यार, 1 डिग्री, 1 डिग्री ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब वो निकाल रहा, कह रहा है कि डेल्टा टी एफ एक्चुअल बताइए, ये सवाल आ गया। तो मैंने कहा भाई किसकी बात कर रहे हो? कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्ट है, एक ऐसा आदमी है जो कि डाइमर बनाता है, मान लीजिए डाइमर बनाता है। तो अगर वो डाइमर बनाता है और उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी इन केस ऑफ ट्राइमर ले लेते हैं, चलिए और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ ट्राइमर फॉर्मेशन, सवाल अपनी लैंग्वेज में बना देगा, अब मैं तो ऐसे लिख रहा हूं बस, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो दे रखी है 0.3। बताइए कैसे करें? डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी हमें सवाल में दे रखा है 0.3, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो कितना कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। वेंट ऑफ फैक्टर जो आता है वो आता है 1 माइनस क्या था, बीटा 1 माइनस 1/n। तो ये 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.3, और ये हो गया 1 माइनस 1/3। तो ये आ गई आपकी वेंट ऑफ फैक्टर। टाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 3 हो गई। तो बस अब आपने यहां वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 2/3, है ना, 2/3, और ये तो 0.2 यानी 0.8 हो गया है। तो ये वैल्यू 0.8 आ गई, और जैसे ये वैल्यू 0.8 आई तो डेल्टा टी एफ जो एक्चुअल निकल के आएगा, डेल्टा टी एफ जो एक्चुअल निकल के आएगा वो आ जाएगा थ्योरेटिकल, दैट इज 1 डिग्री इंटू 0.8। तो ये आ जाएगा 0.8 डिग्री, ये हमारा एक्चुअल आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है, सिर्फ वो कह रहा है कि डाइमर बना रहा है, तो आप अज्यूम कर लीजिएगा कि बीटा की वैल्यू 1 है, यानी 100% एसोसिएशन हो रहा है। आपने 4 मोल लिए, 2 मोल में कन्वर्ट हो गए, 10 मोल लिए 5 मोल में कन्वर्ट हो गए, अगर डाइमर बन रहा है। यानी अगर बीटा की वैल्यू गिवन या अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। अल्फा को 1 ले लीजिएगा, बीटा को 1 ले लीजिएगा। अगर एसोसिएशन का केस है तो बीटा को 1 ले लीजिएगा, डिसोसिएशन वाला केस होता तो अल्फा को 1 ले लेता। अगर वो ना देता है तो समझो, ये समझ रहे हो ना? तो अगर वैल्यू गिवन नहीं है, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा इज नॉट गिवन for an electrolyte, then alpha or beta can be taken as 1। अल्फा बीटा को आप 1 ले लेंगे और उसके बाद अपना काम चला लेंगे। नहीं, एक लेने पे 0 कैसे हो जाएगा? कहां पर 0 हो जाएगा एक लेने से? क्या चीज 0 हो जाएगी? मतलब यहां की बात कर रहा हूं, समझ ही नहीं रहे क्या कह रहा हूं। अगर 100% डाइमराइजेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर आप 100% डाइमराइजेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, हाफ। यह हाफ हो जाएगा ना, एन की वैल्यू तो 2। अबे डाइमर तो बना या ट्राइमर, क्या बना रहे हो, डाइमर या ट्राइमर? अगर डाइमर बना रहे हो तो आई की वैल्यू हाफ आनी चाहिए, क्योंकि दो आदमी एक में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर बीटा 100% 1 मान ले आप, तो आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगर ट्राइमर बना रहे हैं तो आई की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। समझ ही नहीं रहे यार, 2 लोग पूरा जुड़ गए तो एक बनाना, तो इसका आई की वैल्यू हाफ हो गई। अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू भी दे रखी है तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी ये एक जनरल फॉर्मूला है, आपको जो करना है कर लीजिए। डाइमर है, ट्राइमर है, एन की वैल्यू रखते जाइए। बीटा वो सवाल में देगा, नहीं देगा तो बीटा को 1 ले लेना, अपने आप आई की वैल्यू निकल आएगी, और आई की वैल्यू आते ही काम कर चला लेंगे। समझ में आया ना? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी कभी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो तो आप ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही निकालिएगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आई लगा दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है, अब जो मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब जो मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर मुझे कभी भी डेल्टा टीबी निकालना हो तो डेल्टा टीबी जो एक्चुअल होगा वो होगा आई इंटू के बी इंटू एम।
इसी तरह से जब कभी मुझे डेल्टा टीएफ निकालना हो, एक्चुअल जो मुझे निकालना होगा वो होगा I इंटू के एफ इंटू एम। इसी तरह से जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू I इंटू सी इंटू आर टी से निकाली जाएगी। यानी कहने का मतलब है ये वाला टर्म आपको साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। ये वाला टर्म अगर आप साथ में लेंगे तभी आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में जाने के बाद कभी तो एसोसिएट करने लगते हैं, कभी डिसोसिएट करने लगते हैं। तो आपको अपने आप इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब वो जो तुम कह रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात, उसको भी हम एक बार बोल देते हैं। अब बच्चे कुछ बता रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात पूरी नहीं की थी, तो बड़ा आसान सा था यार, हल्का सा तो समझ ही लिया था, बात तो समझ में एक आ ही गई थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है। तुमको कल भी मैंने बताया था, मैं फिर एक मिनट फटाफट बता देता हूं कि जब आप ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये आपका एक तो ये मेम्ब्रेन हो गई एसपीएम, ठीक, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, कुछ भी ले लेते हैं, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन, ठीक। अब आप ये सब जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट को अलाउ करती है अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है कि बताइए ओवरऑल फ्लो क्या है। तो हमने कल इस बात को देखा था कि जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, मोर और लेस। यानी ओवरऑल जो रिजल्टेंट फ्लो है वो सॉल्वेंट का लेफ्ट से राइट होगा, ठीक। अब इससे होगा क्या, इसका होने से यहां लेवल पानी का बढ़ने लगेगा, ये लेवल इंक्रीज करेगा, और जब ये लेवल इंक्रीज करेगा तो उस हाइट की वजह से भी प्रेशर लगेगा, तो उस प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट अब यहां से यहां ज्यादा जाएगा और वहां से यहां कम आएगा। यानी समझ लो पहले वाला सीन क्या है, पहले वाला सीन है यहां से यहां ज्यादा जा रहा है, यहां से यहां कम। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इस सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो पी नॉट, और जो सोल्यूशन साइड के ऊपर प्रेशर था वो पीएस था। कौन सी चीज बड़ी होती है, पी नॉट बड़ा होता है या पीएस बड़ा होता है? सर पी नॉट बड़ा होता है। तो अगर पी नॉट बड़ा होगा तो इधर दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो सॉल्वेंट इधर से इधर ज्यादा भागेगा और उधर से इधर कम भागेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो इधर से इधर भागेगा ये लेवल बढ़ने लगेगा, इसकी वजह से इधर का दबाव बढ़ने लगेगा। जब इधर का दबाव बढ़ने लगेगा तो सॉल्वेंट इधर से इधर ज्यादा भागने लगेगा, उधर से इधर कम होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों तरफ का सॉल्वेंट का फ्लो बराबर हो जाएगा। उस टाइम पर ये जितनी भी एक्स्ट्रा हाइट है मेरी, ये जितनी भी एक्स्ट्रा हाइट आपने निकाली है, इस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से जो भी प्रेशर होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। दिस इज एच रो जी, जिसको तुम जानते हो। अगर मुझे सारी चीजें पता हो तो मैं एच रो जी करके इस हाइट का प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं, और इस हाइट के प्रेशर को ही मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे सकता हूं, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो सोल्यूशन साइड पर आ गया, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होती हुई नजर नहीं आ रही। ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्वेंट का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, उसे बोलते हैं आप ऑस्मोसिस। बात समझ रहे हो? तो अब जैसे इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में एक डेफिनेशन तो ऑस्मोसिस की ये बन गई कि जो भी एक्स्ट्रा हाइट आती है उस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर हमारा ऑस्मोसिस के नाम से, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। दो बातें करनी है। पहली, ऑस्मोसिस हो क्यों रही है, तो उसका एक रीजन मैंने क्या बताया कि सॉल्वेंट साइड पर प्रेशर पी नॉट है और सोल्यूशन साइड पर प्रेशर पीएस है। कौन सी बड़ी वैल्यू है, पी नॉट। तो अगर पी नॉट बड़ा है तो यहां दबाव ज्यादा होगा, यहां दबाव कम होगा, तो सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट ज्यादा आएगा, जिसको आप ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप इस बात को थर्मोडायनेमिकली भी समझ सकते हैं। कैसे? सॉल्वेंट ये कह रहा है कि मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, यहां मेरी एंट्रोपी जो है वो S1 है और यहां मेरी एंट्रोपी जो है S2 है, और हम सब जानते हैं S1 की वैल्यू S2 से कम। क्यों? क्योंकि यहां सॉल्वेंट है और वहां सोल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ है, तो यहां एंट्रोपी बढ़ रही। एंट्रोपी बढ़ेगी तो सॉल्वेंट क्या कहेगा, मैं तो आगे जाऊंगा क्योंकि मेरी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही। बताओ समझे बात को? इसका मतलब यह हुआ मेरे पास दो एक्सप्लेनेशन है इस बात को प्रूव करने के लिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट क्यों लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाता है। क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में सोल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में सोल्यूशन प्रेशर वो कम होता है, इसलिए वहां से लिक्विड इधर की तरफ भागने की कोशिश करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साइड पर
जो सॉल्वेंट का एंट्रोपी है वो कम होता है, और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो फिर एंट्रोपी इंक्रीज करने के चक्कर में भी सॉल्वेंट आगे की तरफ भागने की कोशिश करता है। यानी ऑस्मोसिस के मेरे पास दो एक्सप्लेनेशन है, एक तो डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर, एंड द दूसरा डेफिनेशन इज बिकॉज ऑफ एंट्रोपी चेंज। यानी सॉल्वेंट हमेशा अपनी लो कॉन्सेंट्रेटेड जगह से, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेटेड जगह से लो कॉन्सेंट्रेटेड जगह में मूव करेगा, अगर अपनी कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। सब लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें दो बातें आ रही हैं। पहली बात क्या है कि एक तो ये हाइट आने लगेगी, इस हाइट की वजह से एक प्रेशर आएगा, और इस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि आप सॉल्यूशन साइड पर पहले से ही इतना प्रेशर लगा लीजिए कि ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो। नहीं समझे बात? यानी दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि आपने पहले से ही सॉल्यूशन साइड पर इतना प्रेशर लगा लिया, ये आपने लिक्विड लिया, यहां पर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, इधर आपने सॉल्वेंट भर दिया और इधर आपने सॉल्यूशन भर दिया। अब अगर आप ये बताइए, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन। अब आप ये बताइए कि अगर मैं अपने आप इस बर्तन को छोड़ दूं तो क्या होगा? सर सॉल्यूशन साइड का लेवल इंक्रीज करने लगेगा, तो क्या होगा? सर लेवल इंक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस धीरे धीरे करके रुक जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि सर पहले से ही आप यहां एक्स्ट्रा प्रेशर लगा लीजिए, आप पहले से ही यहां पर प्रेशर लगा लीजिए, और इस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो, यानी ये प्रेशर भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूं? यानी आप ये कह रहे थे कि अगर मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता हूं तो आप पहले से ही यहां पर इतना प्रेशर लगा लीजिए, पी एक्सटर्नल, एंड दैट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दूं तो ऑस्मोसिस स्टार्ट ही नहीं होगी, नो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। यानी आपने पहले से इसके ऊपर इतना प्रेशर लगा लिया कि ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो। उस प्रेशर को भी क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सब लोग समझ रहे हैं ना? दो डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या है। एक डेफिनेशन क्या है? होने दो, होने दोगे, हाइट आएगी, हाइट का एक प्रेशर होगा जो ऑस्मोसिस को रोक देगा, दैट प्रेशर इज आल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी डेफिनेशन क्या है? पहले से ही इतना प्रेशर लगा लो कि ऑस्मोसिस स्टार्ट ही ना हो, उसको भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? यानी इफ पी एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं सोल्यूशन साइड पे इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अब क्या होगा? अगर पी एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लग गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। समझो बात? यानी यहां पर जो प्रेशर, कोई अगर आपसे पूछे कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया जाए और सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर लगाया जाए तो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस होगी? तो आप जवाब क्या देंगे? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है अभी भी ऑस्मोसिस होती रहे, क्यों? हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, उस केस में भी ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर उठेगा, यानी उस केस में भी ऑस्मोसिस होगी। हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो, तो उस केस में ना ऑस्मोसिस होगी ना रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। और अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको रिवर्स ऑस्मोसिस होती हुई नजर आएगी। यानी इफ पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन इन दिस केस, इस केस के लिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस होती हुई नजर आएगी। दिस इज द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दें। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कब होती है? जब सॉल्यूशन साइड पर या हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पर कुछ ऐसा प्रेशर लगाया जाए जो सॉल्वेंट के फ्लो को हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो की तरफ भेज दे, जो कि नॉन फीजिबल था, जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं था, जो अपने आप नहीं हो सकता था। उस काम को कराने के लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर कहां लगा रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पे। तो फ्लो उल्टा होगा, और इस फ्लो की वजह से होगा क्या कि सर इस फ्लो की वजह से अब इस जगह का लेवल इंक्रीज करने लगेगा, और जब इस जगह का लेवल इंक्रीज करने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सर ये हाइट ऐसी हाइट होगी जो इस एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस कर लेगी और रिवर्स ऑस्मोसिस रुक जाएगी। बताओ, समझे बात को? सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अरे यार थोड़ी सी अकल लगाया करो भाई बात को। दो बर्तन है, उन दोनों बर्तनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, एक में सॉल्वेंट भर दिया, एक में सॉल्यूशन भर दिया, या एक में लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक में हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आपको पता है अगर आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा?
अगर आप इस बर्तन को छोड़ देंगे तो आप सब जानते हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली जगह से सॉल्वेंट का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाले सोल्यूशन की तरफ होगा और हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाले सोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब लेवल का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा हाइट उल्टी डायरेक्शन में इतना प्रेशर लगा रही है कि इधर के फ्लो सॉल्वेंट का और उधर से फ्लो सॉल्वेंट का वो बराबर हो गया। दिस एक्स्ट्रा हाइट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात, अगर मैं पहले से ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड पर पहले से ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर ऑस्मोसिस न होने देता तो उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकता हूं। चलिए ये भी ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने वहां ज्यादा प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से तो उल्टी काम चालू हो जाएगी। यानी अब सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से निकल के लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ फ्लो करने लगेगा, जिसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस जब स्टार्ट होती है तो अब उल्टी डायरेक्शन में लेवल इंक्रीज करने लगता है। यानी जब रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी तो सॉल्वेंट साइड में लेवल बढ़ने लगेगा और सॉल्वेंट साइड का लेवल बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा हाइट आएगी। ये एक्स्ट्रा हाइट उल्टा प्रेशर लगाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी रुक जाएगी, क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा हाइट इस एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस कर लेगी। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो हमेशा होता रहेगा। आपने इधर की तरफ प्रेशर लगाया, खटाखट लिक्विड उल्टी डायरेक्शन में बहने लगा और उधर का लेवल बढ़ने लगा, और जैसे उधर का लेवल बढ़ा उसने इस एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस कर लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस बंद। समझो। और अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस दोबारा करवाना चाहते हैं तो आपको लगातार इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी बैलेंस कर लेगी, फिर प्रेशर बढ़ाइए, फिर हाइट बढ़ेगी, फिर बैलेंस कर लेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे घर में जो आरओ लगा है उसमें लगातार कोई आदमी ऐसा बैठा रखा है जो सोल्यूशन साइड का प्रेशर या गंदे पानी का प्रेशर बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है और रिवर्स ऑस्मोसिस होती रहती ना। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता कि सोल्यूशन साइड पर प्रेशर लगातार बढ़ाना पड़ेगा तब जाके रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, तो अब तक तो हमारे घर का आरओ बम बन जाता, इतना प्रेशर बढ़ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या जुगाड़ लगाते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं भैया यहां एक छोटा सा छेद कर दो। जब यहां छोटा सा छेद करोगे, याद है आरओ घर में आरओ में एक पतली सी ट्यूब निकली रहती है जिसमें से पानी बहता रहता है। जैसे ही आप यहां छेद करेंगे क्या होगा सर? इस ट्यूब में से पानी निकलेगा। यानी जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर लगा ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी। जैसे ही लेवल बढ़ेगा पानी बाहर, फिर लेवल वाला पानी बाहर। इसका मतलब ये हुआ सर एक्स्ट्रा हाइट कभी आएगी नहीं, और अगर एक्स्ट्रा हाइट नहीं आएगी तो ये एक्सटर्नल प्रेशर पूरी जिंदगी तुम्हें रिवर्स ऑस्मोसिस करके दे सकता है, क्योंकि अब इस सॉल्वेंट वाले साइड में एक्स्ट्रा हाइट कभी जनरेट ही नहीं होगी। और इसलिए अब एक फिक्स प्रेशर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, एक फिक्स प्रेशर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए अलाउ करते। सब लोग समझो इस बात को सब लोग समझने की कोशिश करो कि ये काम जो आप रिवर्स ऑस्मोसिस का काम कर रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस काम नहीं है। इसे स्पॉन्टेनियस नहीं कह सकते। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस खुद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट से कहा जा रहा है कि तुम हाई एंट्रोपी से निकलकर लो एंट्रोपी पे चले जाओ, वो तैयारी नहीं होगा। तो इस काम को करने के लिए तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज करंट। जब तक घर में बिजली आती है तब तक आरओ काम करता है, बिजली नहीं तो आरओ का काम करना बंद हो जाता। समझो। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं सर हमने तो किशमिश को पानी में डाल दिया था, हमने तो कुछ नहीं किया, सुबह वो अपने आप फूल गई, क्योंकि वो ऑस्मोसिस है, वो स्पॉन्टेनियस है। पानी बाहर से अंदर जा रहा है क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही। आप ये कहें कि किशमिश में से पानी बाहर खींच लूंगा, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको आना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझो। यानी किशमिश को रात भर फुलाने के लिए हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, किशमिश अपने आप फूल जाती है। क्यों? क्योंकि ये किशमिश का फूलना ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, जिसमें बाहर के पानी को आप अंदर डाल रहे हैं। बाहर एंट्रोपी कम है पानी की, अंदर एंट्रोपी ज्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप किशमिश को में से पानी निकालने की बात करें कि भैया मैं तुम में से भी पानी खींचूंगा, तो ऐसे में किशमिश ये अपने आप नहीं करेगी, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट के आए बिना ये काम नहीं हो सकता। यही चीज ऑस्मोसिस की इस जगह पर भी देखने को मिलती है। सॉल्वेंट अपने जगह को छोड़कर सोल्यूशन के अंदर तो घुस जाता है, लेकिन सोल्यूशन में से निकलकर सॉल्वेंट अपनी जगह पर वापस आ जाए, इसके लिए तो रिवर्स ऑस्मोसिस करानी पड़ती है, जिसके लिए करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी आई के ऊपर से असर पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सल्यूट के मोल्स में आई का फैक्टर आ जाएगा। बस सल्यूट के मोल आपने तो दो डाले, वो अंदर जाके जो है चार हो गए, तो सल्यूट के मोल्स में आई का फैक्टर आ जाएगा, उसी से आरएलवीपी चेंज हो जाएगा।
सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़े अच्छे सवाल बना सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी डिफरेंस है, आप अगर वो डिफरेंस को यूज करते हैं तो वो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सोल्यूशन हो गया, ये एक सोल्यूशन हो गया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तब होगी जब आप हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं ताकि रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो पाए। अगर आप कोई कहे कि नहीं मैं तो प्रेशर यहां लगाऊंगा, अरे तो अजीब बेवकूफी है। यहां प्रेशर लगाओगे तो वो तो पहली रिएक्शन इधर हो रही थी, अब और तेजी से इधर होगी, लेकिन उसको ऑस्मोसिस कहा जाएगा, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया? नहीं, ये नहीं कह सकते कि ऑस्मोसिस के बाद दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा। ऑस्मोसिस के बाद दोनों साइड का प्रेशर वो सेम ही माना जाएगा, क्योंकि अब रिवर्स ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस नहीं हो रही। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आप इसके ऊपर दिमाग मत लगाइए कि अब हो क्या रहा। ये हो यही रहा है कि जब तक ये प्रोसेस, जब तक ये खेल खेला जाएगा, जब तक डेल्टा जी रिएक्शन का जीरो नहीं हो जाता। जैसे ही रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो होगा, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। यानी स्पॉन्टेनिटी तब तक आएगी जब तक फ्री एनर्जी चेंज जीरो नहीं हो जाता, और वो तब तक होता रहेगा जब सॉल्वेंट यहां फ्लो करता रहेगा। सॉल्वेंट के यहां फ्लो करने से यहां का प्रेशर बढ़ेगा जो ओवरऑल रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेगा, और जब ये रिएक्शन रुक जाएगी ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी। ठीक है? यहां तक आप दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर जल्दी से। अब हम आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन फिर भी आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिसमें, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिसमें ए इंट्रैक्शंस बी इंट्रैक्शंस वो ए बी इंट्रैक्शन के बराबर होता। यानी अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो बहुत आसान सा केस है। आपने यहां पर ए ले लिया, ये आपने बी ले लिया, और इन दोनों को मिलाकर आपने ए बी बना दिया। हम लोग ने बात की थी इस बारे में, ये आपने ए बी बना दिया। ये ए है, ये बी है, और इन दोनों को मिला के आपने ए बी तैयार कर लिया। तो अगर आप आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि जो ए इंट्रैक्शन होगा, ए एंड जो बी इंट्रैक्शंस होंगे, दे आर इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शंस। ये आइडियल सिचुएशन। और ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा कि ए को अगर ए के साथ रखा था तो वो बंधा हुआ था, जब आपने ए और बी को मिलाकर ए को बी के साथ रख दिया तो भी वो उतना ही बंधा हुआ है। यानी ए ये कह रहा है कि अगर मैं ए के साथ हूं तो भी वही फील करता हूं, जो मैं बी के साथ आता हूं तो भी वही फील करता हूं। यानी मेरे इंटरेक्शंस आपस में बराबर हैं। तो ऐसे में आप एक सोल्यूशन बनाएंगे जो कि एक आइडियल सोल्यूशन माना जाएगा। और उस आइडियल सोल्यूशन में जब आप टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल वेपर प्रेशर बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर मैं इस कॉम्पोजिशन को XA इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 0 और यहां पर XA इज इक्वल टू 0 और XB इज इक्वल टू 1 लूं, तो तुम सब जानते हो XA 1 के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ A डिसाइड करेगा, क्योंकि XA अगर 1 है तो इसका मतलब प्योर है, और प्योर A का वेपर प्रेशर क्या होता है? PA नॉट। और जब वो PA की XA की वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वेपर प्रेशर तुम्हारा गिरता चला जाएगा। ठीक यही चीज जरा बी के लिए करते हैं। बी का शुरू में 0 है, बाद में PB नॉट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमने ए की बात बोली और बी की। यानी ए का जो प्रेशर है वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस पर बदलता रहेगा। अगर XA की वैल्यू यहां कुछ होगी तो जैसे सब आगे बढ़ेंगे ए और बी का वैल्यू बदलता रहेगा। लेकिन जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट हमें पहले ही बता चुका है। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू ये होगी जो निकाली कहां से जाती है, PT इज इक्वल टू PA नॉट का ये प्लस PB नॉट का ये। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। दिस इज माय आइडियल सिचुएशन। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, जैसे इस कॉम्पोजिशन के लिए जिसमें XA की वैल्यू मान लीजिए 0.6 है और XB की वैल्यू मान लीजिए 0.4 है, तो इस कॉम्पोजिशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? आप एक धीरे से लाइन खींच दीजिए और उस लाइन पर जो भी लोग आएंगे वहां से आपको सारा प्रेशर पता चल जाएगा। कैसे? A का कॉन्ट्रीब्यूशन इस कॉम्पोजिशन पर कितना है? इतना। B का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? इतना। और इन दोनों को मिलाकर टोटल वेपर प्रेशर कितना है? इतना। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर मेरा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है तो उस केस में जो पीटी होगा वो हमेशा PA नॉट का ये प्लस PB नॉट का IB से निकाला जाएगा। आप XA XB की वैल्यू रखते जाइए, खेल खत्म करिए, बात खत्म। क्लियर है ये वाली बात? आइडियल सोल्यूशन बनते कब है? और आइडियल सोल्यूशन तभी बनते हैं व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, सिमिलर types of interactions are replaced
बाय सिमिलर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। यानी जब एक जैसे इंटरेक्शंस को रिप्लेस करेंगे तो आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा। अब जनरली सॉल्यूशंस के बीच में किस किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं? पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ग्रेटर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, जो ग्रेटर होगी वैन डर वाल इंटरेक्शन से। यानी मुझे ये तीन बातें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल और फिर वैन डर वाल। तो कहीं अगर ऐसा हो रहा हो कि दो लोगों को मिलाने से आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्लेस कर दिया वैन डर वाल से, नाउ दिस इज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, आपने वीकर इंटरेक्शन से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे में सर आपका डेविएशन आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी सर। हाँ ये जरूर है सर, अगर आपने लगता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से रिप्लेस किया या वैन डर वाल इंटरेक्शन को वैन डर वाल इंटरेक्शन से रिप्लेस किया, तो अगर लगभग लगभग सिमिलर टाइप के इंटरेक्शन से एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा वो एक आइडियल सोल्यूशन। समझो बात। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं जिसमें इंटरेक्शंस काफी हद तक सिमिलर होते हैं, यानी ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वही है जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है लगभग, तो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसको आइडियल की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जिसके बड़े कॉमन से एग्जांपल से जो तुमने शायद नोट भी किए थे, अगर आप हेक्सेन को हेप्टेन में मिला लें, अब खुद सोच लो क्या हो रहा है। हेक्सेन और हेप्टेन सर दोनों एक ही जैसे, हेक्सेन के अंदर भी पोलैरिटी नहीं होगी, हेप्टेन के अंदर भी पोलैरिटी नहीं होगी, तो इनके अंदर किस तरह के इंटरेक्शन होंगे? हेक्सेन के अंदर वैन डर वाल इंटरेक्शंस होंगे और हेप्टेन में भी वैन डर वाल इंटरेक्शंस होंगे। भार की वजह से जो भी इंटरेक्शन होंगे वो वैन डर वाल होंगे, तो यहां भी वैन डर वाल, यहां भी, और जब इनको मिलाओगे तो इनमें भी वैन डर वाल। इसका मतलब वैन डर वाल इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय वैन डर वाल इंटरेक्शंस, सो दिस इज माय आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से कुछ और भी ले सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड ले लो और इसको इथाइल आयोडाइड के साथ मिला लो, सब एक जैसे हैं सर, सब एक जैसा, सब आइडियल सोल्यूशन, ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले ली और इसको ब्रोमोबेंजीन के साथ मिला दिया, तो ये भी लगभग आइडियल सिचुएशन जैसा दिखेगा। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड, ये जैसे हमने लिख रखा है, या फिर अब बेंजीन ले लिया, उसको टॉलुइन के साथ मिला दिया, बेंजीन प्लस टॉलुइन। ये सब वो केसेस हैं जिसमें सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं। देखो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। मतलब ये तो सिर्फ याद ही करना है अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी कम से कम एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेविएशन क्यों आता है और डेविएशन क्यों नहीं आता है। आइडियल सिचुएशन से डेविएट कब करेंगे, कब नहीं करेंगे? तो आइडियल सिचुएशन से डेविएशन तब आएगा जब सिमिलर इंटरेक्शंस यानी अलग तरह के इंटरेक्शंस किसी दूसरे तरह के इंटरेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं। यानी जब दो लोग मिलाएंगे तो नया तरह का कोई इंटरेक्शन आना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो तगड़ा हो, आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि ए को ये लगे कि जब मैं ए था, अकेले था, तो आपस में बातचीत करता था, ठीक था, जब मैं बी के साथ आया तो वही बातचीत अब दोबारा हो रही है, जो ए और ए आपस में बात कर रहे हैं उसी टाइप की बातचीत ए और बी भी कर रहे हैं। यानी सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस को मैंने रिप्लेस किया, एक ही जैसे इंटरेक्शन थे, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो आइडियल सोल्यूशन बनेगा। और कहीं पर भी डेविएशन आया, कहीं पर भी सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस रिप्लेस न हुए, नीचे वाले को आपने ऊपर वाले से रिप्लेस कर दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे में आपको डेविएशंस दिखाई देंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। समझो बात को। प्रेशर 1 एटीएम होगा ग्राफ का। मोहित क्या बातें कर रहे हो, कौन सा प्रेशर? पीटी पीए नॉट काई प्लस पीबी नॉट काई बी से निकाला जाएगा। प्रेशर कुछ भी हो सकता है जो भी निकल के आएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं यहां तक? अब जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, थोड़ा सा अपने आप अगर लगाओ। आइडियल सिचुएशन तो समझ में आती है कि जब सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस को रिप्लेस करें तो वो हमारा आइडियल सिचुएशन बनता है। लेकिन जब सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस को रिप्लेस ना करें तो हमारा डेविएशन देखने को मिलता है, जिसमें एक केस बहुत सीधा सा बना लेते हैं कि जब हम मान लीजिए हमने ऐसे ही डेविएशन का नाम ले लिया, पॉजिटिव डेविएशन का नाम ले लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब पॉजिटिव डेविएशन में होगा क्या? इस बार फिर वही है, ए लिया,
इसको बी के साथ मिलाया और ये ए बी तैयार कर लिया, ये ए बी हो गया, ये बी है और ये ए। अब ये कब आएगा निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन? डेविएशन क्यों आएगा? डेविएशन इसलिए आएगा जब ए एंड बी बी इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। यानी ए जब बी से बंधता है तो हल्का होता है, कह रहा कम इंटरेक्शन, लेकिन जब अकेले था तो तगड़ा इंटरेक्ट कर रहा था। ए और ए के बीच का इंटरेक्शन वो ए और बी के बीच के इंटरेक्शन से ज्यादा। ये क्या हो रहा है यहां पर? क्या किसको रिप्लेस कर रहे हो? जब ए और बी को मिलाएंगे तो इंटरेक्शन कमजोर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन आपको तब देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन आपको तब देखने को मिलेगा व्हेन वीकर इंटरेक्शंस, नहीं, व्हेन स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय वीकर इंटरेक्शन। जब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन वीकर इंटरेक्शन से रिप्लेस होगा तब आपको यह डेविएशन देखने को मिलेगा। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। यानी क्या मतलब हुआ? ऊपर वाले को नीचे वाले लोग रिप्लेस कर रहे हैं। यानी सोचो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वैंडरवॉल रिप्लेस कर रहा। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ए पड़ा हुआ था आपस में चिपका हुआ और तुमने बी और घुसेड़ दिया उसके अंदर, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बर्बाद हो गई। तो ऐसे में वीकर इंटरेक्शन आ जाएगा और ऐसे में ए और बी का उड़ना बढ़ जाएगा, सर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। आप समझिए, यानी इस बार जब आप वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अगर ये एक्स से 1 है, एक्स भी 0 है, एक्स से 0 है और एक्स भी अगर 1 है, तो जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये हमारी आइडियल सिचुएशन है जो कि नहीं है, और ये हमारी आइडियल सिचुएशन है जो कि नहीं है। अब क्या होगा? और ये है आइडियल सिचुएशन जो कि नहीं है ना। अब क्या होगा? अब आप ए से पूछिए क्या उसको कैसा लगता है, तो ये क्या बोलेगा? ये कहेगा यार जब अकेले थे तो चिपके रहते थे, अब खुल गए हैं क्योंकि बी के साथ आ गए हैं, हमारे इंटरेक्शन वीक हो गए, ए का वेपर प्रेशर हर इंस्टेंट पर इंक्रीज कर जाएगा अपनी आइडियल सिचुएशन से, बी का वेपर प्रेशर हर इंस्टेंट पर इंक्रीज कर जाएगा अपनी आइडियल सिचुएशन से, और इसी तरह से टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा अपनी आइडियल सिचुएशन से। समझो बात। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन आपने बनाई है, दिस इज माई वैंडरवॉल इक्वेशन, दिस इज माई डेविएशन वाला खेल। और ये जो डेविएशन वाला खेल है वो ये कहता है कि ये डेविएशन सिर्फ तभी देखने को मिल सकते हैं जब आप इंट्रैक्शन सिमिलर ना रखें। यानी अगर आपके सिमिलर इंट्रैक्शन नहीं है तो ऐसे में आपको डेविएशन देखने को मिलता ही मिलता है, एंड दिस इज पॉजिटिव। यानी अब अगर आप मान लीजिए कोई कहे कि मेरे पास कॉम्पोजिशन ये कॉम्पोजिशन है जिसमें एक्स ए की वैल्यू 0.6 है और एक्स बी की वैल्यू मान लीजिए 0.4। अब बताइए ए का वेपर प्रेशर कितना होगा एक इस कॉम्पोजिशन पर? तो ए का आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ये वाला नहीं, ए तो ये है, ये वाला होना चाहिए, दिस इज पी ए नॉट एंड दिस इज पी बी नॉट, और ये है मेरा पीटी। और इस बार पीटी की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से बड़ी। तो यानी अगर आप आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो ए का वेपर प्रेशर ये होना चाहिए और बी का वेपर प्रेशर ये होना चाहिए और टोटल ये होना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन। जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या कहती है कि बी का अगर ये है तो अब बी का ये होगा, ए का अगर ये है तो अब ए का ये होगा, और टोटल अगर यहां होना चाहिए तो अब टोटल ऊपर होगा। यानी हर चीज चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन चेंज। यानी आपने स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस को वीकर इंट्रैक्शंस रिप्लेस किया है। ऐसे में आप पक्का पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। आपका हर सूरत में जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो आइडियल सिचुएशन से ज्यादा ही निकल कर आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। अपर्णा पूछ रहे हैं कि हेलो एल्केन्स कब होगा? हेलो एल्केन्स कब होगा, ये सवाल ये पूछ रहे हैं हमसे कि हेलो एल्केन कब कराया जाए। इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए बताइए? तुम में से कोई अगर सही आंसर इस सवाल का कोई सही जवाब दे पाए तो बताए, मैं भी अपर्णा को ये जवाब देना चाहता हूं।
कुछ समझ पा रहे हो? हाँ, ये अच्छा जवाब था यार, एग्जाम के बाद। ये अच्छा जवाब था, एग्जाम के बाद। ये सही। भाई हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स वाला जो चैप्टर था वो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ था। अब क्या बताएं कब था, तुम समझो बात को, अपने हिसाब से कर लेना। बहरहाल जो भी है, तो हम वो कर चुके हैं, पढ़ना वो हम कर चुके हैं। तुम एक बार एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो तुम्हें जो रिएक्शंस दिखेंगी उनमें से बहुत सारी रिएक्शन तुम्हें याद आएंगी, ठीक है ना। और लेकिन उसमें 2-3 रिएक्शन जो नहीं कराई गई थी वो बता दिए। यहां पर भी एक चीज नहीं कराएंगे, जानबूझ के नहीं कराएंगे, एंड दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ नहीं बताएंगे, हालांकि बहुत ही लल्लू लॉ है, एक सेकंड में बता भी दिया जाएगा, लेकिन जानबूझ के नहीं बताएंगे ताकि एनसीईआरटी पढ़ो। हेनरीज लॉ ये कहता है कि ऊपर जो गैस है उस गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा होने से उस गैस की सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, बस, कोई और लॉ ही नहीं। इसके ऊपर 2-3 एप्लीकेशन है, सिंपल एक इक्वेशन आती है, खेल खत्म। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ें ताकि आप इस चैप्टर की भी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें। हाँ, समझ रहे हैं? तो बहरहाल, तो अभी यहां पर सीधी सीधी बात करते हैं। तो यानी वो ये कहना चाह रहा है जो ये पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, इस पॉजिटिव डेविएशन के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ इंट्रैक्शन, मतलब पता नहीं क्योंकि इस तरह से समझाया नहीं जाता इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बस ये समझ लेना। जब कभी भी स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस वीकर इंट्रैक्शन से रिप्लेस हो तो आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, बात खत्म। और अगर ऐसा है तो बताइए जरा, डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में आपका क्या विचार है? व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग? सर वो तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों 0 से बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि सर इस बार जब आप ए बी इंट्रैक्शन को ज्यादा बोल रहे हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से बढ़ाएगा। जब आप ए बी इंट्रैक्शन को कमजोर बोल रहे हैं तो जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? ए मिलकर बीबी के साथ ए बी बना रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरेक्शन कमजोर है, ये मजबूत इंटरेक्शन है, तो एनर्जी देनी ज्यादा पड़ेगी तोड़ने के लिए और निकल के कम आएगी। समझ रहे हो? दे ज्यादा रहे निकल कम रही है तो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो यानी पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि एक ए बी इंटरेक्शन कमजोर है इसलिए कम एनर्जी रिलीज करता है। डंडे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज एनर्जी कम होती है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी तरह से डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। कल ही हमने पहले भी बताया था, डेल्टा एस मिक्सिंग को 0 से बड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन 0 होगी। अगर मिक्सिंग हुई तो ये चीजें हमेशा फिक्स होंगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। मिक्सिंग हुई तो एंट्रोपी बढ़ी, बात खत्म। और अगर मिक्सिंग हुई तो डेल्टा जी लेस देन 0 हुआ, बात खत्म। ये दोनों लोग चेंज होते रहेंगे। आइडियल सिचुएशन में ये दोनों लोग 0 होंगे, पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव डेविएशन में दोनों लोग नेगेटिव होंगे। लेकिन ये दोनों टर्म्स हमेशा ऐसे ही होंगे, चाहे आइडियल सिचुएशन हो चाहे नॉन आइडियल सिचुएशन। सब लोग यहां तक समझ पाए? अच्छा, इसका इसका इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो तुम्हें लगता है कि पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा अकल लगाते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप समझना। एसीटोन लेते हैं और इसको CS2 डाल देते। तुम सोचो, मतलब मैं ये चाह रहा हूं, मैं वैसे तो तुम्हें 4-5 एग्जाम्पल नोट करवा दूंगा, तुम उनको याद कर लेना, और मुझे लगता है उन्हीं में से सवाल बनता भी है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मान लो उसने कभी कोई नया एग्जाम्पल दे दिया या इसके रीजन से रिलेटेड कोई सवाल मेंस लेवल पर पूछ लिया तो आप कम से कम जवाब लिख सकें। अब जैसे मुझे ये याद है, मैंने याद कर लिया कि एसीटोन और CS2 पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मैंने याद कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझे रीजन समझ में आ जाए तो मैं हो सकता है कहीं और भी यूज कर सकता हूं। अब देखो, एसीटोन जो होगा उसकी शक्ल जब तुम बनाओगे तो एसीटोन जो होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ये एसीटोन। और जो CS2 है वो ऐसा है, ये CS2। तुम सब लोग जानते हो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये नॉन पोलर होगा। तो यानी इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपस में इंटरेक्शंस होंगे वो डाइपोल डाइपोल होंगे। दिस इज डाइपोल डाइपोल। और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अगर कुछ हुआ तो वैन डर वाल होगा, इसके अलावा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है ये?
यानी यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहां वैंडरवॉल। अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो क्या होगा, जब आप इन दोनों को मिलाकर सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो वैंडरवॉल वैंडरवॉल इंटरेक्शन वाले आदमी है वो इस डाइपोल के बीच में घुस जाएंगे। समझो बात, यानी एसीटोन के बीच में जब CS2 घुसेगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कमजोर करेगा। यानी आपने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को एक वीकर इंटरेक्शन से रिप्लेस करने की कोशिश की है। पक्का आप कौन सा डेविएशन देने जा रहे हैं, आप पक्का पॉजिटिव डेविएशन देने जा रहे हैं। समझिए बात को, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। यानी यहां पर हमारे पास बाकायदा पोलैरिटी है, दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस। तो जो भी इंटरेक्शन होंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। CS2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमेशा जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो हमारा वैंडरवॉल इंटरेक्शन होंगे। ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप CS2 को इसके अंदर ठूसेंगे तो सर वो CS2 इसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कमजोर करने की कोशिश करेगी। यानी इस बार आप एक वीकर इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं, आप पक्का पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। मान लो कोई कहे कि भैया इथाइल अल्कोहल ले आना, C2H5OH ले आना, और इसी के अंदर जो है आप, जैसे तुमने सुना भी होगा, हम इसके अंदर जैसे कोई भी आदमी डाल दिया, जैसे मान लो एसीटोन डाल दिया। अब आपसे वो कह रहा है बताइए इन दोनों के मिलने से आपको किस तरह का डेविएशन दिखाई देगा। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, जितना मुझे आइडिया है वो ये है कि एसीटोन जो इथाइल अल्कोहल है, इस इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एसीटोन के अंदर अभी आपने बताया वो डीपी इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा सर, ये डीपी इंटरेक्शन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करने की कोशिश करेगा। बिना दिमाग लगाए आप इस बार फिर से क्या बोल सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है। सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं यार? नहीं इफ्तिकार, CS2 के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है। अब CS2 नहीं बचा, अब ये हो रहा है कि जब जो भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है वो कमजोर हो रहा है कि नहीं। CS2 जाकर कुछ कर थोड़ी ना देगा भाई, CS2 उसके साथ थोड़ी ना बॉन्डिंग बना रहा है। CS2 तो ये कर रहा है कि उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को वीक करने की कोशिश कर रहा है। यानी ए सोल्यूशन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, जब आपने बी डाला तो वो बी ए इंटरेक्शन को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। समझ पाए? और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप बड़े कॉमन से एग्जाम्पल हैं। अब CCl4 को जो है आपने क्लोरोफॉर्म में डाल दिया। सब अपने आप अकल लगा सकते हो, मैं तुमको एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तुम अपने आप ही प्रूव कर सकते हो। एसीटोन को बेंजीन में डाल दो। चलिए अब अपने आप बताइए जरा, एसीटोन को बेंजीन में डाल दिया, एसीटोन प्लस बेंजीन, जल्दी बताओ भाई। मैं ऐसी एग्जाम्पल लिख लेता हूं, तुम अपने आप समझना। एक आध और ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ ले लिया। अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल को आपने पानी के साथ मिला दिया, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से मीथेनॉल को, इथेनॉल को पानी के साथ, मिथेनॉल को पानी के साथ मिला दिया, मीथेनॉल को पानी के साथ मिला दिया, मीथेनॉल प्लस पानी, कुछ भी ले सकता है सर। अब इसमें तुम अपने आप ही अकल लगाओ कि क्या किसको रिप्लेस कर रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है सर, जो एसीटोन हो रहा है हमारा, एसीटोन हमारा डीपी शो कर रहा है, और बेंजीन तो हमारी नॉन पोलर है, ये वैंडरवॉल शो कर रही है। सर ये वैंडरवॉल बीच में घुस के गड़बड़ा देगी। सर ये पॉजिटिव डेविएशन की बात चल रही है, बिल्कुल सही है। इधर आ जाते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप देखते हैं तो क्लोरोफॉर्म के अंदर भी जो हमें इंटरेक्शंस दिखाई देते हैं वो डाइपोल डाइपोल दिखाई देते हैं। क्लोरोफॉर्म इज डीपी बिकॉज दिस इज पोलर, और CCl4 इज अ नॉन पोलर, तो इसके अंदर वैंडरवॉल होंगे। सर ये भी गड़बड़ाने की कोशिश करेगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दे देगा। सर इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इथेनॉल पानी के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव डेविएशन पक्का देगा, और इसी तरह से ये भी पॉजिटिव डेविएशन पक्का देगा। यानी कहने का मतलब बड़ा क्लियर है, जब वीकर इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को रिप्लेस करें तो आपको हर हालत में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। ये सब लोग इस बात को पहले ध्यान रखें। अब इसी में जैसे नेगेटिव, अच्छा इसमें एक बात और भी आ रही है। अब जैसे मान लो अल्कोहल और पानी ले लेते हैं, यही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें होगा क्या कि डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम का चेंज।
जब सिमिलर इंटरेक्शन है तो क्या होगा, 10 ml मेरा 10 ml तुम्हारा मिलकर 20 ml बना देगा। बराबर बराबर चिपक रहे हैं तो यानी 10 ml 10 ml भी, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग 0, 10 10 20 हो गया, उधर 20 बन रहा है तो 20 माइनस 20 0। लेकिन अगर मान लीजिए वो वाले इंटरेक्शन हल्के हैं तो वो खुलेंगे, तो 10 ml के मिलने से 22 ml बनेगा, और 22 ml बनेगा तो डेल्टा वी 22 माइनस 20 2 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। यानी पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस कमजोर हैं इसलिए उनके मिलने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम के बढ़ने से डेल्टा वी की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि नहीं शॉवेल ये नहीं कह सकते कि वैंडरवॉल के बीच में डाइपोल डाल दिया। डाइपोल डाल के किया क्या आपने, समझो बात को, वैंडरवॉल के बीच में तुमने डाइपोल डाला तो किया क्या, वैंडरवॉल तो डाइपोल के साथ कुछ कर ही नहीं रहा, वो जो डाइपोल अंदर आएगा वो डाइपोल इंटरेक्शन कमजोर कर रहा है। डाइपोल जाने के बाद वैंडरवॉल को भी कमजोर कर रहा है, और वैंडरवॉल डाइपोल को भी कमजोर कर रहा है। इसका मतलब दोनों लोग एक दूसरे को परेशान कर पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं। समझो बात, ऐसा थोड़ा है कि डाइपोल अंदर गया तो वैंडरवॉल डाइपोल चालू हो गया, बड़ा इंटरेक्शन। काय का इंटरेक्शन, वैंडरवॉल इंटरेक्शन को भी परेशानी हो रही है और डाइपोल इंटरेक्शन को भी परेशानी हो रही है, यानी दोनों ही वजह से इंटरेक्शंस कमजोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेविएशन पॉजिटिव मिल रहा है। समझ लो बात को। अच्छा, इस पॉजिटिव डेविएशन में होगा क्या, जैसे इथेनॉल और पानी को आपने मिलाया, तो जब आप इथेनॉल और पानी को मिलाते हैं तो इनका एक फिक्स कॉम्पोजिशन मान लीजिए आपने मिलाया, मान लीजिए आपने अब 2% ये 20.2 मोल ये मिलाया, 0.4 मोल, समझ लो इनको मिलाया। जब आप आग लगाते हैं तो क्या होता है सर, इस सिस्टम का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, ठीक, उस वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंगली इनका इस सिस्टम का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब ये उड़ना स्टार्ट करता है तो सर नीचे वाले जो लोग हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, उनका मोल फ्रैक्शन बदलने लगता है। जब नीचे वालों का मोल फ्रैक्शन बदलता है तो टोटल वेपर प्रेशर बदलने लगता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता चला जाता है। नीचे का कॉम्पोजिशन बदलता जा रहा है, ऊपर उड़ते जा रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट बदलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये नीचे वाला सिस्टम एक फिक्स टेंपरेचर पर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। उड़ता तो जाता है लेकिन टेंपरेचर फिक्स हो जाता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कह रहा है ये तब हो सकता है जब नीचे के लोगों का एक्स से एक्स बी वो उड़ने वाले वाई ए वाई बी के बराबर हो जाता है। यानी जब लिक्विड फेज में ए और बी का कंपोजिशन वेपर फेज में ए और बी के कंपोजिशन के बराबर होना स्टार्ट हो जाए तो नीचे वाला आदमी उड़ेगा तो, लेकिन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर स्टार्ट हो जाएगी, और इस कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉयल करने वाले मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें नीचे के सिस्टम का जो मोल फ्रैक्शन है वो ऊपर वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। यानी नीचे अगर मेरा मोल फ्रैक्शन 0.2 और 0.8 है तो उड़ने वाले लोगों का के अंदर भी मैं 0.2 और 0.8 ही हूं, तो ऐसे में सर नीचे वाले का कंपोजिशन फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा चेंज ही नहीं होगा, वो उड़ता रहेगा, वो फिक्स कंपोजिशन का रहेगा, और फिक्स कंपोजिशन के आदमी का वेपर प्रेशर फिक्स हो जाता है, जिसको एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल दिया जाता है, और वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये वाली बात, सब लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी में जब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन क्या निकल के आता है, जल्दी से बताओ। जब आप नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे, नेगेटिव डेविएशन की अगर आप बात करते हैं तो कैसे निकाला जाए, फिर वही है, जब आप ए इंटरेक्शंस लेके आए, ए एंड बी इंटरेक्शंस दे आर लेस देन ए बी इंट्रैक्शन, यानी अब ए और बी जब जुड़ेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ऐसे में सर आपको नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। और ऐसे में आप पक्का ये बात तो जरूर बोलेंगे, व्हेन वीकर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेस्ड, वीकर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन, देन इन दैट केस आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। यानी आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आप इसका ग्राफ बड़ा आसानी से बना सकते हैं। ये आपका आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं पीए का, ये पीबी का प्रेशर ले लेते हैं आइडियल सिचुएशन में, और ये टोटल वेपर प्रेशर ले लेते हैं आइडियल सिचुएशन में। और जब आप नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो सर बी का वेपर प्रेशर भी कम आएगा क्योंकि अब ए बी को उड़ने से रोकेगा, और ए का वेपर प्रेशर भी कम आएगा क्योंकि अब बी ए को उड़ने से रोकेगा। इसी वजह से टोटल वेपर प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। एंड दिस इज माय नेगेटिव डेविएशन का केस, जिसमें पीटी जो होगा हमारा वो पक्का पीए नॉट का ये और पीबी नॉट का बी के सम से कम ही होगा।
दिस इज माई नेगेटिव डेविएशन। और ये नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा? जब वीकर इंट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस रिप्लेस करें। सब लोग समझो इस बात। अल्कोहल एंड वाटर आइडियल सोल्यूशन नहीं दे रहे बेटा। अल्कोहल और वाटर का पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। रीजन क्या है कि अल्कोहल और वाटर में जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती, तो जब आप अल्कोहल डालते हैं तो वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कुछ डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलते हैं। इसलिए अल्कोहल और वाटर का जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन देखता है। काफी हद तक आइडियल सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता। और उसमें भी हमारा एक जो भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अल्कोहल और वाटर को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन से ज्यादा आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने अल्कोहल इतना ले लिया, पानी इतना ले लिया, ठीक, दोनों को मिला दिया। अब क्या होगा, जब आप आग लगाएंगे तो अल्कोहल और पानी का जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड फेज में वो बदलता रहेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर बदलता जा रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर बदलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब अल्कोहल 95% रह जाता है और पानी 5% रह जाता है। अब वो जो सिस्टम है वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है, यानी नीचे का और ऊपर का कंपोजिशन सेम। यानी जब आप उड़ाएंगे तो ऊपर भी 95% और 5% पानी रहेगा, उड़ता रहेगा 95.5, उड़ता रहेगा 95.5, उड़ता रहेगा 95.5। यानी वो वेपर कलेक्शन जो आप कर रहे हैं उसके अंदर पानी और अल्कोहल का कंपोजिशन 95 और 5 से ज्यादा चेंज हो ही नहीं सकता। यानी आप इस स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से बिकॉज ऑफ दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आप उसको सेपरेट इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, मोल्स कम हो रहे हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन है, मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स के कम होने से मोल फ्रैक्शन लेकिन कांस्टेंट। बात समझ रहे हो? जो लिक्विड फेज का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन वेपर फेज का बन गया। तो ऐसे में वेपर जो है जब आप इनको कंडेंस करेंगे तो उनका जो सेपरेशन है वो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन से ज्यादा कर ही नहीं सकते आप। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो कि एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन आपका वेपर प्रेशर क्योंकि ज्यादा है तो आप लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। और इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन क्योंकि वेपर प्रेशर कम है तो आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। और यहां पर भी आप वही कंडीशन लगाएंगे जब भी इंटरेक्शंस की बात आएगी। जैसे कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपने नेगेटिव डेविएशन को लेकर अगर आपने एग्जाम्पल बनाया, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तुम इसके और भी एग्जाम्पल्स याद करना। जैसे क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। जल्दी से बताओ क्लोरोफॉर्म कैसा लगता है? क्लोरोफॉर्म सर ऐसा लगता है, ये क्लोरोफॉर्म। क्या है क्लोरोफॉर्म के अंदर? ये एसीटोन। क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या है सर? ये पोलर मॉलिक्यूल डीपीडीपी चल रहा है, ये लीजिए, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, इसका भी डीपीडीपी चल रहा है। लेकिन अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो इनके बीच में सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस लगते हैं सर, ये देखिए, दिस इज एचबी। यानी इस डीपीडीपी को मिलाकर आपने एचबी तैयार की है सर, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तैयार किया है। आप नेगेटिव डेविएशन का बड़ा खूबसूरत एग्जांपल माने जाएंगे सर। आपके अंदर पक्का नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सर डीपीडीपी इंटरेक्शंस को आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिप्लेस किया है, इसलिए ये ऐसा होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं, तुम इसको पीडीएफ में देख लेना। मैं और एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। ये तो बहुत क्लियर है कि HCl या HNO3 को या किसी भी एसिड को जब पानी में मिलाया जाता है तो एसिड डिसोसिएट कर जाता है। डिसोसिएट करने से कैटायन एनायन बनते हैं और कैटायन एनायन इवापोरेट करते ही नहीं है। तो इसका मतलब इनको पानी में डालोगे तो ये तो टूट जाएंगे और टूटने के बाद इनकी तरफ से वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा, ये तो उड़ेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर अपने आप डिप कर जाएगा। दैट इज नेगेटिव डेविएशन। बात समझ लो कि कैटायंस एनायंस क्योंकि इवापोरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी वजह से वेपर प्रेशर हमेशा कम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे एसीटोन और एनिलीन ले लेते हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। एसीटोन और एनिलीन में भी, एसीटोन तो डीपीडीपी होगा, एनिलीन के अंदर जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब एसीटोन उसके अंदर डालोगे तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिप्लेस कर लेगा। यानी एसीटोन इज डीपीडीपी एंड एनिलीन इज वीक एचबी। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्गर एचबी शुरू हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एचबी। कैसे होगा? ये एनिलीन है, एन एच, ये एनिलीन है, और आपने एसीटोन डाल दिया तो अब जो इंट्रैक्शन है ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से अब आपको फिर से नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से एस्टिक एसिड और पिरिडीन ले लिया, एस्टिक एसिड और पिरिडीन ले लिया,
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको याद कर लो। एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, तो एसिटिक एसिड और पिरिडीन के अंदर भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि हमारा जो सिस्टम तैयार हो। एसिटिक एसिड के अंदर तो समझ में आ ही रहा है कि एसिटिक एसिड के अंदर थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके साथ जब आप पिरिडीन डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंप्रूव करेगी, क्योंकि अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एन के लोन पेयर के साथ एच की होगी। पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वो ओ के साथ हो रही थी। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एन करता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है एज कंपेयर टू ए। बात समझ रहे हो? तो इसलिए इस केस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये हमारा वैन डर वाल। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पिरिडीन के लोन पेयर से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप, ये ऐसे, ये पिरिडीन का लोन पेयर। ये इंटरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा फीजिबल इंटरेक्शन माना जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है। और इस स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन की वजह से आपको स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनती है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेगेटिव डेविएशंस के लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर इसके अलावा कोई आंसर आता है तो भी मैं सही कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस कब आते हैं। जब कभी भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस वीकर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलेंगे, और जब कभी भी वीकर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डेविएशंस देखने को मिलेंगे। और जब कभी इंटरेक्शन सिमिलर होंगे तो आपको सब कुछ एक जैसे देखने को मिलेगा। यहां पर भी सब लोग समझ सकते हैं, डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी वो लेस देन 0 होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ये सब अपने आप समझ जाओगे। डेल्टा एस को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता 0 से बड़ा होने में, और डेल्टा जी मिक्सिंग तो लेस देन 0 होगी, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। तो यानी ये टर्म तो फिक्स है, ये दोनों ऊपर के टर्म्स बदलते हैं। इस चैप्टर की 3 डीपीपीस तुम्हें मिल जाएंगी, आज ही अपलोड करवा देंगे। मैंने तो 2-3 दिन पहले अपलोड करने के लिए बोला था। इस चैप्टर की 3 डीपीपीस मैं आज ही इस चैप्टर के साथ डाल देता हूं। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। हेनरीज लॉ मैंने जानबूझ के हल्का सा तुम्हें बोला, लेकिन वो तुम अपने आप एक पन्ने में पढ़ डालना, बहुत ईजी होता है, ताकि तुम एक बार एनसीईआरटी एटलीस्ट खोलो। ठीक, अगली क्लास में मौका निकालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली और इलेक्ट्रोलिसिस, इनके बारे में फटाफट बात कर लेंगे, तो जल्दी से जल्दी उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, फिर आगे बात करते हैं।